हेलो गाइस। आप लोग कैसा चल रहा है? पढ़ाई लिखाई होप अच्छा चल रहा होगा। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने लगभग आधा से ज्यादा ऑलमोस्ट 80% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 70% तो सॉइल कंप्लीट कर लिए है ना। तो अब क्या है कि 70% आपने सॉइल कंप्लीट करा, तो क्या लगा आपको? क्वेश्चंस बनाए होंगे, तो क्वेश्चंस लगा होगा, आप लोग को लगाते होंगे। पीवाईक्यू आपको बोला हुआ है कि 2000 कितना 2020 तक का शायद मैं करा रहा हूँ आपको। 2020 तक का मैं करा दे रहा हूँ। 2020 या 2021 तक का क्वेश्चन जितने हैं मैं करा दे रहा हूँ। बाकी जो इधर के 2-3 साल के हैं वो आप लगा के देखो, सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। वही रिपीटेड क्वेश्चंस रहता है। टेक्निकल में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, इसलिए इसमें क्या है कि 100 में लोग 80-85 आराम से स्कोर करते हैं। आराम से तो नहीं, लेकिन हाँ कर लेते हैं इतना। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो कर लोगे। तो यही है। बाकी बढ़िया से एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। अभी तक में तो कंसोलिडेशन हो गया है। शेयर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट्स बता दिया हूँ मैं। कॉन्सेप्ट्स देखो, अब कई बार क्या है कि एक दो मेल आया मेरे को, बोले कि आप डिटेल में नहीं कराते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, ऑलमोस्ट क्रैश कोर्स की तरह कर रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज है। अब मैं अगर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, क्या पॉसिबल है कि 1 घंटे या 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर बता दूं मैं? पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चों। तो वही बात है, तो इसलिए मैं नहीं करा सकता। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो फॉर्मूला जितना मैं बता सकता हूँ उतना बता दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस मेन है, क्वेश्चंस लगना। जिस जो मैं बता रहा हूँ उसी से क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो लगाओ आप उससे। फिर जब एक बार पीवाई की सीरीज हो जाए तो फिर देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे, जब पढ़ेंगे चैप्टर सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। अच्छा है, वो भी पढ़ाऊंगा मैं। बढ़िया। पहले तो सॉइल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं जो अच्छा रहेगा वो स्टार्ट करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में? आपको बताया था मैं, ये भी बताया हुआ है। क्या बोल रहा है? इंट्रैक्सियल कंप्रेशन टेस्ट ऑन सॉइल स्पेसिमेन, द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू। अब देखिए, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस किसको बोला था मैं? प्रिंसिपल इंटरमीडिएट स्ट्रेस में जो मैं बोला था, वो बोला था माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को। ठीक है, ध्यान में है? किसको बोला था? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। किसको बोला था बच्चों? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसको क्या बोला था बच्चों? इसको बोला था हमने इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट प्रिंसिपल। इसको कैसे डिनोट किया था हमने? सिग्मा 3। इसको और क्या बोल सकते हैं? कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस। कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस। अब देखिए, ये तो माइनर हो गया। मेजर क्या बताया था आपको बच्चों? मेजर अगर मैं पूछूं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर मैं पूछूं, क्या होगा बताइए? क्या होगा बच्चों? सिग्मा 1। इसका एक और नाम क्या बताया था? डेविएटर स्ट्रेस। डेविएटर स्ट्रेस, है ना? ये सब है, यही है। चलिए, ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत अच्छा से कर लिया। कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। चलिए, अब सेकेंड क्वेश्चंस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चंस देखिए क्या है, पढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ डायरेक्ट शियर टेस्ट द शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ ड्राई सैंपल एट फेलियर आर 0.6 kg per centimeter square and 1.0 kg per centimeter square respectively. The angle of internal friction of the sand will be। पहले तो देखिए क्या पूछ रहा है वो। पहले पूछ रहा है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन किससे डिनोट करते हैं इसको? इंटरनल फ्रिक्शन को। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को जो हम डिनोट करते हैं बच्चों, उसको फिर डिनोट करते हैं फाइ से। अब क्या क्या दिया हमें वो देखिए। हमें क्या क्या दिया बच्चों? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कितना दिया है? 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। एंड नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस कितना दिया बच्चों?
1 kg/cm², यूनिट सेम है ऑन अ ड्राई सैंपल एट फेलियर। तो चलिए अब इसको करते हैं। कीजिए इसको, इसको करने में क्या ये कुछ है? शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, बताया हो ना? शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला बताया हुआ है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू सी प्लस क्या, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। सी क्या होगा? सी कुछ नहीं होगा, सी होगा 0, क्योंकि देखिए ड्राई सैंड दिया हुआ है ना यहाँ पे बच्चों, ड्राई सैंड दिया हुआ है, तो ड्राई सैंड मतलब, सैंड का मतलब क्या होगा? कोहेजनलेस सॉइल है, तो कोहेजनलेस सॉइल का तो सी का इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। एस कितना दिया हुआ है? एस दिया हुआ है 0.6, 0.6 kg/cm² इज इक्वल टू 0 प्लस क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कितना दिया है आपको? 1 दिया है। टेन, टेन फाइव। ओके, अब फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 0.6। अब कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे ये कुछ ध्यान में है? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इतना तो याद होना चाहिए। अब अगर साइन 30 का वैल्यू निकालोगे आप, साइन 30 का वैल्यू और कॉस 30 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? साइन 30 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन कॉस 2 अपॉन √3 होगा, है ना? ये होता है। उसी तरह अगर 45 अगर निकालोगे, टेन 45, तो कितना होता है बच्चों? 1 हो जाता है ना? फिर अगर आप टेन 45, फिर टेन कितना बच्चों? टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू टू, टू से टू मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया? बता दे रहा हूँ, ये वैल्यू सब तो याद होना चाहिए, लेकिन अप्रोक्सीमेट वहां पे कैलकुलेटर नहीं रहेगा ना। कैसे करोगे? कैसे आइडिया लगाओगे? तो टेन 60 कितना होता है? साइन 30 कितना हो गया बच्चों? साइन 30 होता है √3/2, कॉस कॉस 30 कॉस 60 1/2। देखो ये 2 से 2 कट गया, क्या बच्चा? √3, √3। और हमें वैल्यू कितना चाहिए? 0.6। फोर, फोर इज इक्वल टू होता है, √4 इज इक्वल टू होता है 2, है ना? √4 होता है 2, तो √3 कितना आ जाएगा? 1 कुछ आ जाएगा, है ना? 1 कुछ होगा रूट, मतलब कि √3, है ना? तो वही, तो हमें क्या है? 45 पे 1, तो कितना? 43 होगा क्या? नहीं होगा। 37 और 25 31। तो इतना तो जाने का जरूरत ही नहीं है ना? इतना जाने का जरूरत नहीं है। जब आप देखोगे तो ऑप्शन आ जाएगा बी। अब इतना पास पास दिया है, पता नहीं कैसे बनाते हैं वो लोग, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या बच्चों? ऑप्शन इज बी, 31 डिग्री। tan इनवर्स 0.6, 31 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है? इन ट्राक्सिल टेस्ट द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज सेम, वही है। देखिए क्या है, क्या होगा इसका आंसर? अभी पहला क्वेश्चन में ही मैं अच्छा से डिटेल समझा दिया था, फिर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंटरमीडिएट पूछा है। इंटरमीडिएट तो क्या हो जाएगा बच्चों? कॉन्फाइनिंग, ठीक है, माइनर प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो क्या है बच्चों? फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स। तो बोल रहा है कि क्ले का पोरोसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सैंड। सही बोल रहा है क्या?
सही बोल रहा है ना, क्ले डिपॉजिट्स आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स। तो ये बात सही है। ओके। ये मैं जब परमेबिलिटी जब पढ़ाया था तो उस टाइम में बताया था। बताया था। क्या बताया था? वी एस इज इक्वल टू वी बाई एन, है ना। एंड वी इज इक्वल टू के आई अपॉन एन। तो के आई अपॉन एन ये था ना। तो इससे देख लो आप, इसमें क्या बताया था कि पोरोसिटी जो है, पोरोसिटी जो है परमेबिलिटी क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है ना। इन्वर्सली रिलेटेड है, तो वही बोल रहा है कि परमेबिलिटी के इन्वर्सली बोला ना, हाँ। तो वही क्ले डिपॉजिट्स आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स, तो उसी चैप्टर में बताया था कि क्ले में, क्ले इज मोर पोरस देन सैंड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है, ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल होता है या प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या, कि जो लीव्स हुए, लीव्स हो गए, लॉग्स, ट्रीज, इन सब का क्या है, इन सब का क्या है, डिपोजिशन, डिपोजिशन, है ना। ये जब बायोडिग्रेड हो जाता है, बायोडिग्रेड, बायोडिग्रेड होने के बाद क्या बन जाता है, ये सॉइल हो जाता है, सॉइल बन जाता है। तो आप कभी जाओ जंगल वाले एरिया में या कहीं पे जहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हो, है ना, जहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हो उस, तो वहाँ पे क्या है, और ऐसा नहीं कि आज रोक दिया और कल चलेगा, ऐसा नहीं। जहाँ पे सालों हजारों साल से लगा हुआ है वहाँ का सॉइल आपको क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक मिलेगा। आप उस सॉइल पे जब चलोगे तो वो आपके पैर के नीचे दबेगा। ठीक है, दबेगा, क्यों दबेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सॉइल है ना। उसका भी उससे अगर सॉइल में अगर ऑर्गेनिक सॉइल का अगर कंटेंट आ जाता है तो वो क्या हो जाता है बच्चों, उसका बियरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। इसमें तो कुछ शेयर स्ट्रिंग लेंथ का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो फर्स्ट चैप्टर में बताया था, अपना दिमाग लगाना है इसमें। अब क्या है, द चेंज ऑफ मॉइस्चर और कंटेंट चेंजेस द, क्या है बच्चों, द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ये भी बात सही है, ये वाला टर्म को क्या करना है आपको, याद रखना है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम क्या करेंगे, याद रख लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। जहाँ पे समझ में ज्यादा नहीं आए उसको क्या करेंगे, याद करेंगे। जब फुल कोर्स करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इस सब चीज को समझेंगे ये क्यों होता है, नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्ट सीआर टेस्ट सफर्स फ्रॉम विच डिसएडवांटेज। डायरेक्ट सीआर टेस्ट बताया था मैं आपको क्या होता है। डायरेक्ट सीआर टेस्ट में ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल। ये किस केस में कंट्रोल होता है ड्रेनेज कंडीशन, ट्रैक्सियल स्ट्रेस में, ट्रैक्सियल सीआर टेस्ट में, ट्रैक्सियल टेस्ट में होता है। बाकी जितने टेस्ट होते हैं उसमें तो हम ड्रेनेज कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है। और वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड, ये भी सही है, ये भी ट्रैक्सियल में ही होता है। शियर स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म, ये भी बात सही है, ये भी क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ऑल द इबव। ये सारे क्या है, डिसएडवांटेज है डायरेक्ट शियर टेस्ट के। अब डायरेक्ट शियर टेस्ट बताया हुआ है तो आप, नहीं आता है तो कल का लेक्चर, लेक्चर एक बार रेफर कर लीजिए, आ जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, द ट्रैक्सियल टेस्ट इज यूजुअली carried out as unconsolidated drain test, है ना। 6 नंबर में अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट मतलब क्या, स्टेज 1 में एंड स्टेज अनड्रेन्ड है, बॉल क्या करेंगे बच्चों, दोनों में ऑफ रहेगा। ठीक है। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट,
मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में ऑन, सेकेंड स्टेज में ऑफ। ड्रेन टेस्ट मतलब दोनों में, दोनों स्टेज में बॉल क्या होगा, ऑन रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल द एबव। ठीक है, बताया वो कॉन्सेप्ट है। 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, footing is resting on fully saturated clay strata for checking the initial stability, shear parameters are used from। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। The footing is resting on fully saturated clay strata for checking the initial stability, shear are used from। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। क्या बोल रहा है, कैसे जान गए कौन सा टेस्ट होगा। फुल्ली सैचुरेटेड क्ले, फुल्ली सैचुरेटेड क्ले में क्या था, ग्राफ मोर सर्कल भी बनाया था। मोर सर्कल कैसा बना था, सैचुरेटेड अनड्रेन्ड फुल्ली सैचुरेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन में जो हमारा ग्राफ बना था बच्चों, वो कुछ ऐसा बना था। ठीक है, और वहीं पे अगर सैचुरेटेड, सैचुरेशन खत्म हो जाएगा अगर इसका, ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये यही ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये बन जाएगा कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए ये फिर याद करने वाला चीज, इक्वेशन टी टाउ इज इक्वल टू सी प्लस एस tan phi इज गिवन बाय कूलम। दिया था बच्चों ये, कूलम दिया था। ठीक है, मोर नहीं दिया था, मोर फेलियर इनवेलप देखा था हम लोगों ने, बट टाउ इज इक्वल टू सी प्लस एस tan phi गिवन बाय कूलम। याद रखना है इसको, गलत टिक लगा के नहीं आ जाना है पेपर में। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, यूसीएस, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट क्या था, अनड्रेन टेस्ट, ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, नन ऑफ द एबव। नाम से ही पता चल रहा है कि अनड्रेन टेस्ट है, क्योंकि इसमें कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द shearing strength of a cohesionless soil depends on। ठीक है, shearing strength of cohesionless soil depends on। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्राई डेंसिटी, रेट ऑफ लोडिंग, कॉन्फाइनिंग प्रेशर। कोहेजन सॉइल क्या होता है, सैंड होता है। कोहेजन सॉइल क्या होता है, कोहेजनलेस सॉइल सैंड। इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना, ऐसा ही बनेगा ना। तो रेट ऑफ लोडिंग इंक्रीज करते जाएगा, कॉन्फाइनिंग प्रेशर, ये सब क्या हो जाएगा, तो ऑल द एबव। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये क्वेश्चन देखिए, वेंसियर टेस्ट है। वेंसियर टेस्ट क्या होता है, वेंसियर टेस्ट भी बताया था मैं आपको, वेंसियर टेस्ट बताया हुआ है। तो वेंसियर टेस्ट अब देखेंगे। वेंसियर टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट शियर स्ट्रेंथ ऑफ, किसका, वेंसियर टेस्ट से किसका शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं, क्लेई का, क्लेई सॉइल का। ओके, चलिए क्लेई में टिक लगा देंगे, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शियर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टू, प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टू
किसके लिए होता है? एकदम शुरुआत में बताया हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन जो है किसके कारण होता है? कोहेजन के कारण। प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले क्या होता है? याद है वो जो लड्डू वाला बताया था चीज? किसके कारण होता है? कोहेजन के कारण होता है। कोहेजन है इसलिए तो आप जब उसको थोड़ा सा गीला करके गोल 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 घुमाओ तो वो मिट्टी का लड्डू बनता है ना। ठीक है, तो उसके लिए होता है। इंटरनल फ्रिक्शन, इंटर ग्रैनुलर फ्रिक्शन क्या? सैंड को, सैंड ग्रेवल, ये सब बताया था, बताया हुआ है ये सब। ठीक है। क्ले केस में क्या होता है बच्चों? कोहेजन हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। क्वेश्चन कोशिश कीजिए, जब दिख रहा है तो या तो पॉज कर लीजिए, जैसा लगे आपको बनाने का कोशिश कीजिए। लेकिन देखिए अब क्या बोल रहा है, द मोर्स स्ट्रेट थियरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। क्या है? मटेरियल फेल्स इसेंशियली बाय शियर। सही है। मोर स्ट्रेट थ्योरी जो है, जो भी मोर फेलियर एनवेलप आपको बताया था, वो क्या था? मटेरियल फेल इसेंशियली बाय शियर। उस पे क्या होता था? जो भी मटेरियल है वो फेल कर रहा था, किस में कर रहा था? शियर स्ट्रेंथ में कर रहा था, शियर के कारण कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस इन प्लेन ऑफ स्लिप। हाँ ये भी है, प्लेन ऑफ स्लिप से ही तो निकाल रहे थे ना, प्लेन ऑफ स्लिप ही तो था। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ स्लिप, ये था। ऊपर से आप डेविएट्री का स्ट्रेस लगा रहे हो, प्लेन ऑफ स्लिप यहाँ से फिर 45 डिग्री से ये ऐसा फेलियर प्लेन आपको मिलेगा, ये स्लिप करेगा नीचे की तरफ, है ना। यही तो है। तो ये बी भी सही है। फेलियर क्राइटेरियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। बिल्कुल, फेलियर क्राइटेरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या था? कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस था। कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस से क्या लेना देना है? कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस हम लगा तो इसलिए रहे थे ना, ताकि फील्ड का जो, फील्ड में जैसा जो लग रहा था उस सॉइल पे, वैसा ही सेम कंडीशन हम लोग बनाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हम उसमें क्या कर रहे थे? कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस लगा रहे थे। सेम इज हियर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है। चलिए अब बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोल रहा है? 14 समझिए क्वेश्चन। द सेल प्रेशर एंड पोर वाटर pressure is increased from 0.1 Newton per square meter to 0.26 per square meter। सेल प्रेशर दिया है और क्या दिया है? और वाटर प्रेशर, दोनों क्या कर रहा है बच्चों? इंक्रीज कर रहा है। तो बोल रहा है बताओ क्या होगा। और सेल प्रेशर क्या था? सेल प्रेशर देखिए, चेंज इन सेल प्रेशर आप किसको बोलोगे? सेल प्रेशर आप बोलोगे सिग्मा थ्री, मतलब इंटरमीडिएट स्ट्रेस, सेल प्रेशर, कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस, ये सब क्या है बच्चों? सिग्मा थ्री। तो ये चेंज हो रहा है, चेंज बोल रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए तो 0.26 चेंज बोल रहा है। सिग्मा थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.26 माइनस 0.1, कितना हो जाएगा? 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेंज ये हो गया। चलिए अब क्या बोल रहा है? वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही सेम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0.15 माइनस 0.07, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 0.08 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है? द स्कैम्पटन पोर प्रेशर इज गिवन बाई, स्कैम्पटन का प्रेशर। अब ये चीज मैं नहीं बताया हूँ, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला है डेल यू एन अपॉन डेल सिग्मा थ्री। ठीक है, डेल यू वन अपॉन डेल सिग्मा थ्री, ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। 0.08 डिवाइडेड बाई 0.16, इसको याद कर लीजिए, यही है। बी का वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। ए भी निकलता है, लेकिन ए का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बता दूंगा, नहीं आता है तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आएगा भी नहीं, क्योंकि वो निकलता है ए बार और आपसे पूछेगा नहीं, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है।
तो आपको क्या है, वो पूछ सकता है, ए बार पूछ सकता है, ए बार और बी के हेल्प से ये निकालते हैं। स्केम्टन पोर प्रेशर जब भी पूछे और ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय ट्रैक्सल टेस्ट? क्या निकालते हैं ट्रैक्सल टेस्ट से? एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, सी निकालते हैं और क्या निकालते हैं इसका? सी स्ट्रेंथ पैरामीटर निकालते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ अ सॉइल इन द इज द मैक्सिमम एंगल विच द आउटर फेस ऑफ द सॉइल मास मेक्स। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ अ सॉइल इज द मैक्सिमम एंगल विच आउटर फेस ऑफ द सॉइल मास एंगल्स मेक। देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये देखिए बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, देखिए क्या है, फर्स्ट एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज is the angle that the soil शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें इसको लिख लेंगे। will make will make with the horizontal plane, फ्लूइड में भी आएगा ये। if left if left to adopt its own shape, if left to adopt its own shape, पहला ये हो गया। सेकेंड क्या है, एंगल ऑफ रिपोज विल वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल, इट्स मॉइस्चर कंटेंट एंड इट्स डेंसिटी। तो एंगल ऑफ रिपोज को मैं लिख दे रहा हूँ सीधे, ए और आर will vary according according to the type of according to the type of soil, its moisture content को W से शो करता था एंड इट्स डेंसिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज? ये मान के चलो सॉइल है, आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ दो। अगर आप इसको छोड़ देते हो तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए जो जो एंगल बनेगा ये थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। ओके, पढ़िए फर्स्ट लाइन में पढ़िए, वही आपको समझ में आ जाएगा। The angle of repose is the angle that the soil will make the horizontal plane if it adopts its own shape। अगर आप इसको छोड़ दो तो जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। ठीक है, तो यही है 16 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस है तो वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है, चलिए आज मैं यहीं पे क्लास को कर रहा हूँ खत्म। बाकी 9-10 क्वेश्चंस कुछ और हैं तो वो हम क्या करेंगे इसके